हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना चैप्टर है क्लास 10 का हेरिडिटी। इस चैप्टर में हम हेरिडिटी के बारे में, उनके रूल्स के बारे में और जो पी है मटर के ऊपर मेंडल के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हेरिडिटी चैप्टर के जो नोट्स हैं उनको बहुत ही शॉर्ट तरीके से और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर हेरिडिटी। हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ये सभी कैरेक्टर्स या ट्रेड्स हैं वो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं और ये जो जीन्स हैं इन कैरेक्टर्स को या ट्रेड्स को इनहेरिटेट करते हैं। कहाँ से? दोनों पेरेंट्स से। इस हेरिडिटी को साइंस के एक ब्रांच के रूप में पढ़ते हैं, इस ब्रांच का नाम क्या है? हेरिडिटी। और इस हेरिडिटी के जो फादर हैं वो ग्रेगर जोहान मेंडल पहचाने जाते हैं। हेरिडिटी टर्म है, उसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसका मतलब जो ट्रांसफ़र है किसका? ट्रेड्स या कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, वो हेरिडिटी कहलाता है। अब ये हेरिडिटी के साथ साथ एक और वर्ड चलता है, वेरिएशंस। डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स और ट्रेड्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। इसका मतलब है कि एक ही स्पीसीज के अंदर विभिन्नताएं जो पाई जाती है प्रत्येक इंडिविजुअल के बीच में, वो उसकी क्या कहलाती है? वेरिएशंस कहलाती है। इसी वेरिएशंस का जो एक्यूमुलेशन होता है, संचय होता है, वो किसके द्वारा होता है? रिप्रोडक्शन का। व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग शो माइनर वेरिएशन ड्यू टू द इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। जो ऑर्गेनिज्म है जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनकी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कुछ माइनर से वेरिएशंस आते हैं डीएनए की कॉपिंग के कारण। डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है, कॉपी बनती है, उसके कारण उसमें माइनर से वेरिएशंस आते हैं। और ये जो माइनर वेरिएशंस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होते हैं। इन वेरिएशंस में से अगर देखा जाए तो कुछ वेरिएशंस तो यूज़फुल होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, जो उनके एनवायरनमेंट में उनको एडजस्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, और जो उनके हेल्पफुल नहीं होंगे वो क्या हो जाते हैं? एक्सटेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट अपना इनहेरिटेड ट्रेड्स। ऐसे ट्रेड्स जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होते हैं। इट मीन्स कैरेक्टर्स और ट्रेड्स विच आर पास्ड जेनेटिकली टू नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन। जेनेटिकली जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। अब इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स हैं, उनके क्या रूल्स हो सकते हैं? तो इसके बारे में आगे बताया है कि कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र करे जाते हैं किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा। और ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। Inheritance of characters is due to the fact that both the father and mother contribute equal amount of genetic material to the child. It means जो inheritant characters हैं वो किनके द्वारा आते हैं? बोथ फादर एंड मदर के द्वारा। और ये इक्वली अमाउंट के अंदर इन जीन्स का या क्रोमोसोम्स का क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर। सो फॉर ईच ट्रेड्स देयर आर टू फैक्टर्स
वन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। तो जो ट्रेड्स हैं उनके दो फैक्टर हो गए, एक तो कौन हो गया, मदर, और एक हो गया फादर। जो ग्रेगर जोइन मेंडल है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे अपने गार्डन में, और किस पे किए थे, पी प्लांट्स के ऊपर। और ये जो पी प्लांट्स हैं इन्हीं के ऊपर उन्होंने जो इनहेरिटेंस के रूल्स इन्होंने डिटरमाइन किए थे। अब हम हेरिडिटी के बारे में आगे बढ़े उससे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज की समझनी पड़ेगी। तो इसकी टर्मिनोलॉजी में कुछ वर्ड्स बार बार आएंगे, तो उनकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। डीएनए, इनमें से पहला डीएनए। डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है बेटा बच्चों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये केमिकल नेम है किसका, मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, उनको नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए जो केमिकल या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, डीएनए, जीन। अब नेक्स्ट है जीन। जीन क्या है, जो बेसिक फिजिकल फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की, यानी कि आनुवंशिकता की जो फिजिकल यूनिट है बेसिक, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। और ये जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के, और ये सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं जिनके ऊपर पर्टिकुलर फिनोटाइप फंक्शंस के कोड लिखे होते हैं। नेक्स्ट अपना है एलील्स। एलील्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द सेम जीन। जो एक जीन है उसके दो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, एक तो जैसे डोमिनेंट हो गया और एक हो गया रेसेसिव हो गया। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं कि एक जीन है जो कंट्रोल करता है हाइट को, किसमें, पी प्लांट के अंदर। उसके दो अल्टरनेटिव हो सकते हैं। पहला एलील होगा जो कंट्रोल करता है उसके टॉलनेस को, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और दूसरा कंट्रोल करता है ड्वार्फनेस को, जिसको अपन स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से एक ही जीन के दो एलील हो गए, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी फॉर टॉलनेस। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इसी का एक और है फिनोटाइप। तो ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एन ऑर्गेनिज्म, इट इज डिटरमाइंड बाय बोथ जेनेटिक मेकअप एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो जो फिजिकली जो कैरेक्टर्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, हमें जो देखते ही पता चलता है, जैसे कि सीड का शेप राउंड है या रिंकल्ड है, या जो प्लांट है वो टॉल है या ड्वार्फ है, ये हमें उसके फिजिकली देखते ही पता चलता है। तो ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप्स कहलाते हैं। और ये जो कैरेक्टर्स हैं किनके द्वारा निर्धारित होते हैं, बोथ जेनेटिक और एनवायरनमेंट दोनों के द्वारा। अब है जीनोटाइप। जीनोटाइप सेट ऑफ जीन्स है जो ऑर्गेनिज्म आगे कैरी करता है। होमोजाइगस, इट मीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म हैज टू कॉपीज ऑफ सेम एलील्स दैट फॉर ए जीन लाइक टीटी और स्मॉल टीटी। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेम एलील की दो कॉपियाँ होती है। जैसे कैपिटल टी, एक ही एलील के दो हैं इसके अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस। दोनों ही टॉलनेस के लिए रिप्रेजेंट होते हैं या रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और स्मॉल टी ये दोनों ही ड्वार्फनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और दोनों ही एक ही जीन के दो एलील्स हैं, और इसलिए इनको सेम है दोनों, इसलिए इनको होमोजीनस बोलते हैं। हेट्रोजीनस, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके टू डिफरेंट एलील्स हो तो वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनस कहलाते हैं। जैसे कि कैपिटल स्मॉल टी। जब हम आगे इसमें देखेंगे, इसमें जब मेंडल के जो नियम पढ़ेंगे तो उस टाइम हम क्रॉस कराएंगे टॉल और ड्वार्फ सीड के अंदर या राउंड एंड रिंकल्ड सीड के अंदर, तो हम वहाँ पे F1 के अंदर
एक सेट पाएंगे जिसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी या कैपिटल आर और स्मॉल आर का सेट होगा। तो ये क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी में दो अलग अलग एलिल्स होंगे और ये दोनों एलिल्स डिफरेंट है, इसलिए इनको अपन हेटेरोजाइगस बोलते हैं। डोमिनेंट ट्रेट, तो ऐसा ट्रेट या ऐसा लक्षण जो अपने आप को ऑफस्प्रिंग के अंदर एक्सप्रेस करता है, तो वो एक्सप्रेस करने वाला जो ट्रेट है वो क्या कहलाता है, डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है। और रिसेसिव, जो ट्रेट मास्क्ड रह जाता है यानी कि छिपा रह जाता है डोमिनेंट ट्रेट के पीछे, वो क्या कहलाता है, रिसेसिव ट्रेट्स कहलाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमने पढ़ी। अब हम आगे पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के जो लॉज हैं जो ग्रेगर जोहन मेंडल के द्वारा दिए हुए हैं, उनके बारे में अपन आगे देखेंगे। तो ग्रेगर मेंडल है एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे जिन्होंने हेरिडिटी पे इम्पोर्टेंट स्टडी करी और ही इज़ कॉल्ड और रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सक्सीड इन predicting how traits are transferred from one generation to the next generation। तो वो पहले इंसान थे जो ये बताने में सक्सीड हुए कि किस प्रकार से जो लक्षण हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। जो मेंडल थे, मेंडल ने अपने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स या वर्क है किसके ऊपर किया था, पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट का जो बोटेनिकल नेम है वो है पायसम सेटाइवम। इसमें अगर हम ऐसे एक क्वेश्चन बनाए तो एक क्वेश्चन बनता है कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। तो जो मेंडल थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए केवल पी प्लांट को ही क्यों चुना। उसकी जगह मैंगो का प्लांट भी ले सकते थे, गवावा का ले सकते थे, बेनियन ट्री ले सकते थे, लेकिन इन्होंने केवल पी प्लांट ही क्यों चुना। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट इसलिए चुना क्योंकि पी प्लांट कैन ग्रो इजीली इन लार्ज नंबर। बहुत आसानी से बहुत बड़ी संख्या में इनको उगाया जा सकता है और इनमें खुद में सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, सेल्फ पोलिनेट भी हो सकता है विद अदर पी प्लांट्स। और इसके अंदर पी प्लांट में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं। इसके साथ साथ जो पी प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो भी छोटी होती है, इसलिए बहुत कम समय में अधिक जनरेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आगे है मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉज। तो फर्स्ट लॉ इनहेरिटेंस का है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट इज़ ए क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। द डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेड इन द ऑफस्प्रिंग while the recessive trait is masked। उन्होंने क्रॉस करवाया दो और डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच के ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उन्होंने देखा कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो तो एक्सप्रेस हो जाता है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर, जबकि जो रेसेसिव ट्रेट है वो मास्क रह जाता है यानी कि छिप जाता है डोमिनेंट ट्रेट के पीछे। तो इसी का अगर हम देखें तो जैसे दो अलग अलग ट्रेड्स, टॉलनेस का और ड्वार्फनेस का, इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो फर्स्ट F1 में इनको F1 में मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि ओनली एंड ओनली टॉल प्लांट्स, और जो स्मॉल या ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर था वो इस टॉल वाले कैरेक्टर के पीछे छिप गया था। Second है law of segregation. During the formation of gametes, the two alleles of each trait separate, so that each gamete carried only one allele for each trait। जब इसमें उन्होंने देखा तो क्या बताया कि जो गैमेट्स हैं दोनों एलिल्स के, वो बाद में आगे जाके सेकंड में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और अपने अपने
खुद की जो लक्षण है उनको कैरी करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। थर्ड लॉ ऑफ हेरिडिटी इनहेरिटेंस है वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जो ये लॉ है, इसको समझने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि आखिर जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट के अंदर वो कौन से कैरेक्टर्स थे जिनको चूज करके अपने ऑब्जर्वेशन डिटरमाइन किए थे। तो उन्होंने 7 मेजर कैरेक्टर्स चूज किए थे। एक तो फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट, इसमें डोमिनेंट और रेसेसिव दिए हुए हैं। पर्पल डोमिनेंट है, वाइट रेसेसिव है। दूसरा था प्लांट की हाइट, टॉल और शॉर्ट, इसमें डोमिनेंट टॉल है और रेसेसिव शॉर्ट है। सीड कलर येलो एंड ग्रीन, येलो डोमिनेंट, रेसेसिव ग्रीन। सीड की शेप है राउंड और रिंकल्ड। पॉड कलर ग्रीन और येलो, पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। फ्लोर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। तो इस प्रकार से उन्होंने जो प्लांट है उनके अंदर अगर सिंगल या वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लेंगे तो क्या होगा, जैसे उन्होंने राउंड और रिंकल्ड शेप के जो सीड्स लिए तो F1 में केवल और केवल राउंड शेप के सीड्स प्राप्त हुए और जिसका जीनोटाइप आया सभी के सभी। F2 में उसका फिनोटाइप आया 3:1। और अगर ऐसा का ऐसा ही शॉर्ट और टॉल प्लांट के बीच में किया तो F1 पीढ़ी में सभी प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, टॉल, और F2 पीढ़ी में 3 तो हो जाएंगे टॉल और 1 हो जाएगा शॉर्ट प्लांट। जो मेंडल ने पी प्लांट में 1 पेयर जो कैरेक्टर्स थे जैसे टाल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट, उनमें से उनका जब क्रॉस पोलिनेशन करवाया तो क्रॉस पोलिनेशन करवाने पर F1 पीढ़ी में सभी प्लांट्स कैसे प्राप्त होते हैं, उनको टॉल प्राप्त होते हैं। और जब इसी F1 पीढ़ी के या F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं तो उनको टाल प्लांट्स के साथ साथ एक ड्वार्फ प्लांट भी मिलता है और उनका रेशियो क्या होता है 3:1। कहाँ पे, और ये 3:1 उनको कौन सी जनरेशन में प्राप्त हुआ, F2 जनरेशन में। तो इस तरीके से अगर उनका रेशियो देखें प्योर टॉल तो उसमें कैपिटल टी वाले और हाइब्रिड वाले कैपिटल T और ड्वार्फ स्मॉल टी वाले, तो इनका रेशियो था 1:2:1। जो ट्रेड्स हैं F1 पीढ़ी में अपने कैरेक्टर्स को जो एक्सप्रेस करते हैं उनको डोमिनेंट ट्रेड्स बोलते हैं, और जो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मास्क्ड रह जाते हैं डोमिनेंट ट्रेड के पीछे, तो उसको बोलते हैं रेसेसिव ट्रेड्स। जैसे इसमें दिया हुआ है फर्स्ट F1 जनरेशन के अंदर जो ड्वार्फ वाला रेसेसिव है और टॉलनेस वाला डोमिनेंट कैरेक्टर है या ट्रेड्स हैं। अगर हम सिंगल हाइब्रिड क्रॉस का इसका जीनोटाइप देखेंगे तो 1:1 रेशियो हो जाएगा, 1 टॉल, 2 हाइब्रिड एंड 1 ड्वार्फ। और अगर फिनोटाइप देखें तो 3:1 होगा, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। अगर हम 1 हाइब्रिड की जगह डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा के देखें तो क्या होगा, कैसे उनका जीनोटाइप होगा, क्या उनका फेनोटाइप होगा। तो ये मेंडल ने जब इसमें 2 ट्रेड्स को लेकर उनमें क्रॉस करवाया जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, तो उनको नीचे जो आपके सामने टेबल दी हुई है उस तरीके से उनके पास में रिजल्ट उनको प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए, एक तो उसका शेप का कैरेक्टर और दूसरा उसका सीड के कलर का कैरेक्टर।
तो सीड का जो शेप था वो कैसे, राउंड शेप और रिंकल शेप, जिसको कैपिटल आर और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीड का कलर येलो कलर, ग्रीन कलर, जिसको कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसमें F1PD में क्रॉस करवाते हैं तो सारे के सारे जो सीड्स प्राप्त होंगे वो राउंड शेप्ड और येलो कलर के प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि रिंकल्ड और ग्रीन तो इसमें डोमिनेंट रेसेसिव हो जाते हैं और येलो और राउंड शेप इसमें डोमिनेंट हो जाते हैं। जब F1PD के जो सीड्स हैं उनमें सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो जो टेबल दी हुई उस टेबल के अनुसार उनको रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इसमें उन्हें प्योर राउंड शेप्ड और येलो कलर के केवल एक सीड उन्हें प्राप्त होता है, या एक F2PD में एक प्लांट प्राप्त होता है, और प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर का भी एक ही उनको प्राप्त होता है। उन्होंने इन दो, जैसे ये ऊपर जो टेबल दी हुई उसको यहाँ नीचे शो एक्सप्लेन किया गया है, ही सिलेक्टेड प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स और क्रॉस पोलिनेट करवाया उनके अंदर। तो सभी प्लांट्स जो फर्स्ट जनरेशन में उन्हें प्राप्त हुए वो राउंड शेप और येलो कलर के प्राप्त होते हैं। इसके साथ जब उन्होंने उस फर्स्ट जनरेशन के बाद में जो प्लांट्स उनको ऑब्टेन होते हैं उन प्लांट्स में सेल्फ पोलिनेशन करवाया, तो F2 जनरेशन में उन्हें टोटल 16 प्लांट्स प्राप्त हुए, जिनमें से 9 में राउंड और येलो कलर, राउंड शेप एंड येलो कलर, 3 में रिंकल्ड और येलो कलर, 3 में राउंड और ग्रीन कलर, और 1 में रिंकल्ड और ग्रीन कलर के प्लांट्स उनको मिलते हैं, जिनका अगर फिनोटाइप देखें तो 9:3:3:1 रेशियो, और अगर उनका जीनोटाइप देखें 1:2:2:4:1:2:1:2:1 उनको मिलता है। तो यहाँ जो थर्ड जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था उसमें हमने देखा कि सेकंड जनरेशन के अंदर आने के बाद में सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स आपस में अपने अपने कैरेक्टर को लेके सभी एलिल्स अपने अपना कैरेक्टर को आगे शो कर देते हैं। अब हम प्लांट्स के आगे देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर हम समझेंगे कि हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से जो 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स में होते हैं, जिनमें 12 पेयर तो किसके होते हैं, 12 पेयर तो उनके सोमेटिक जीन्स या सोमेटिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और वो जो 1 पेयर है जिसके द्वारा चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन होता है उसको हम जेनेटिक क्रोमोसोम बोलते हैं। अब इन जेनेटिक क्रोमोसोम्स के अंदर फीमेल है, उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स है जेनेटिक, उसमें दोनों में XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेल के अंदर एक X होता है और एक Y क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्म एंड एग जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म एंड एग हैव 1 सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, सभी में एक एक सेट सेक्स क्रोमोसोम्स के होते हैं। सम sperms have X chromosomes and some sperms have Y chromosomes. All eggs have only X chromosomes. तो जो फीमेल होते हैं उनमें तो केवल XX क्रोमोसोम का सेट होता है, जबकि मेल में X और Y का होता है स्पर्म्स में। कुछ स्पर्म्स में तो X क्रोमोसोम, कुछ में Y क्रोमोसोम। अगर X क्रोमोसोम
वाला स्पर्म फ्यूज होता है एग के साथ, तो चाइल्ड जो बर्थ होगा वो चाइल्ड बर्थ किसका होगा? गर्ल का। और अगर वाई क्रोमोसोम का स्पर्म फ्यूज होता है एग के साथ, तो जो चाइल्ड होगी वो चाइल्ड कौन होगा? बॉय होगा। तो इसको हम ग्राफिकली इस तरीके से देख सकते हैं कि फीमेल है, फीमेल में XX क्रोमोसोम है, मेल में XY है। जब उसमें गैमेट्स है, इन गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, तो फ्यूज़न के कारण जो फर्टिलाइजेशन में अगर X क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया है तो XX क्रोमोसोम वाला जाइगोट बनेगा, और XX क्रोमोसोम वाला जाइगोट किसका होगा? गर्ल का। और अगर एग को Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है तो सेट बनेगा XY का, और जो XY क्रोमोसोम का सेट है ये डिटरमाइन करता है बॉय को। अब ये जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस किस तरीके से स्पीशीज के अंदर कैरी करती है? तो ये वेरिएशंस आर डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। वेरिएशंस हैं वो क्या होती है? डिफरेंसेस होती है। किसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंसेस होता है एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में, और ये एराइज होता है, मतलब ये किसके कारण होते हैं? रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, म्यूटेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इन सभी के कारण ये वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। वेरिएशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। जो वेरिएशंस है वो स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए ये वेरिएशंस उस ऑर्गेनिज्म को अलाउ करते हैं। हेरिडिटी इज ए फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट एक्सप्लेन्स द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इस चैप्टर का कंक्लूजन निकला कि हेरिडिटी है वो एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आधारभूत जैविक प्रोसेस है जो ये एक्सप्लेन करती है। किसको एक्सप्लेन करती है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स को। जो ट्रेट्स हैं, लक्षण है, उनका एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करना हेरिडिटी कहलाती है। और जो मेंडल्स जो वर्क है उन्होंने वो क्या है? फंडामेंटल फॉर मॉडर्न जेनेटिक्स, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जो मेंडल के जो वर्क है जेनेटिक्स में वो आधुनिक जो जेनेटिक्स है उसका फाउंडेशन तैयार करते हैं। एंड हेज लॉज कंटिन्यूज टू बी एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस पैटर्न इन ऑल लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म। और उनके द्वारा दिए हुए जो लॉज हैं वो इनहेरिटेंस पैटर्न को, सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है बच्चों, आज का अपना चैप्टर हेरिडिटी का यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, इसके नोट्स और इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंडेड करना। थैंक यू।